हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बही खाता एवं लेखाकरण लेखा पर अध्याय है आपका अध्याय लेखांकन का परिचय। लेखांकन का परिचय ये चैप्टर का नाम हुआ। इसके पहले आपको इसमें शब्दावली बताई थी मैंने, है ना। अदृश्य संपत्ति तो मैंने आपको बता दिया था। आज अपन बात कर रहे हैं कृत्रिम या अवास्तविक संपत्ति। अवास्तविक संपत्ति कौन सी होती है? अवास्तविक संपत्ति। अवास्तविक संपत्ति इसके अंतर्गत क्या आता है? अवास्तविक संपत्ति के अंतर्गत देखिए, आप अगर पॉइंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी संपत्तियां जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, जैसे ऐसी संपत्तियां होती है जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होते, जैसे कैसे प्रारंभिक व्यय, अंश तथा ऋण पत्र का निर्गमन पर दिया गया बट्टा, अभिगोपन, कमीशन। ऐसी अवास्तविक संपत्तियां उसे कहते हैं, ऐसी संपत्तियां जिनका कोई भी मूल्य नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने प्रारंभिक व्यय, मतलब आपने बिजनेस व्यापार स्टार्ट किया, उसके प्रारंभ में आपने क्या करा? व्यय किए, मतलब खर्चे किए, है ना। कमीशन, बट्टा आदि जो भी दिया, उसके अंश, कितने अंश आपने लिए, कितने ऋण पत्र आपने दिए, है ना। ये सारी अवास्तविक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तरल संपत्ति। कौन सा? तरल संपत्ति। तरल संपत्ति। तरल संपत्तियाँ क्या होती है? तरल संपत्ति के अंतर्गत देखिए, तरल संपत्ति में क्या होता है? ऐसी चल संपत्तियां जो रोकड़ के रूप में हो, जिन्हें शीघ्र ही रोकड़ में बदला जा सके, जैसे रोकड़, देनदार, प्राप्ति पत्र, बैंक में रोकड़ आदि। तरल संपत्ति कहने मतलब ये है कि ऐसी संपत्तियां जो शीघ्र ही रोकड़ के रूप में, पैसे के रूप में, रुपए के रूप में शीघ्र ही उसे बदला जा सके, उसे क्या कहते हैं? तरल संपत्तियां। जैसे देनदार, है ना, आपको दे रखा है देनदार। देनदार का मैंने आपको बताया था, देनदार किसे कहते हैं? देनदार हमेशा कर्जदार रहता है, जिस पर आपने या नगद पैसा उधार दिया है या नगद माल उधार दिया है, उसे क्या कहते हैं? देनदार कहते हैं। देनदार हमेशा कर्जदार रहता है। ये शीघ्र ही, जो आपने अगर देनदार को पैसे रुपए दिए हुए हैं यहाँ पर, शीघ्र ही वो लौटा देता है, तो काय में पर कन्वर्ट हो जाता है? रोकड़ में। रोकड़ को रुपया भी कहते हैं, पैसा, बहुत सारे शब्द है इसके, ठीक है। तो देनदार इसे कहते हैं जो जस्ट ही रोकड़ में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? आप देनदार कहते हैं। और भी है बैंक में रोकड़। अगर आपने बैंक में रोकड़ जमा की है, बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक में रोकड़, अगर आपने बैंक में रोकड़ या पैसा जमा किया है तो आप उसे शीघ्र ही निकाल सकते हो। ये तरल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तरल संपत्तियां को उसे कहते हैं जो शीघ्र ही, है ना, रोकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाए, उसे तरल संपत्तियां कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है चल दायित्व। चल दायित्व। चल का मतलब होता है चालू दायित्व। चल मतलब चालू दायित्व। चल दायित्व को चालू दायित्व भी बोलते हैं, चालू दायित्व भी बोलते हैं, ठीक है। चल मीन्स चालू दायित्व। इसके बारे में आपको कहा ऐसे दायित्व जो 1 वर्ष के भीतर चुकाए जाने हो। मतलब जिस प्रकार संपत्तियों की बात की थी कि चल संपत्तियां, है ना, और स्थायी संपत्तियों की बात, ऐसे जस्ट इसका भी है कि चल दायित्व या चालू दायित्व, ऐसे दायित्व जो 1 वर्ष के भीतर चुकाई जानी चाहिए, उसे आप क्या कहते हो? चल दायित्व। मान लीजिए आपने किसी को नगद रुपए दिए हैं, नगद रुपए दिए हैं, ठीक है ना। मान लो 1 जनवरी को आपने उसको पैसे दिए हुए हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर आपका 1 साल होता है। 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर
आपने किसी को 1 जनवरी नगद पैसे दिए, 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक आपने उसे नगद रुपए दिए हुए हैं। अगर ये जो जिसको भी आपने दिए वो 1 साल के भीतर चुका देता है, उसे आप चालू दायित्व या चल दायित्व कहते हैं। 1 साल के जो भीतर चुकाया जाता है उसे चल दायित्व या चालू दायित्व कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका दीर्घकालीन दायित्व। नेक्स्ट पॉइंट आपका दीर्घकालीन दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व का क्या मतलब होता है? देखिए, अब इसके पहले आपने पढ़ा था चल दायित्व, चालू दायित्व पढ़ा था। इसी प्रकार आप जो आपने पढ़ा था इसके पहले, है ना, कि चल संपत्तियां मतलब चालू संपत्तियां, दीर्घकालीन संपत्तियां। दीर्घकालीन दायित्व का मतलब होता है लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए दीर्घकालीन को क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए चुकाया जाता है ना। इसके अंतर्गत आप इस पॉइंट पढ़ोगे, ऐसे दायित्व जो अल्प अवधि में नहीं चुकाए जाते, जैसे दीर्घकालीन ऋण, बंधक ऋण, ऋण पत्र आदि, है ना। ऐसे दायित्व जो अल्पकाल मतलब छोटे समय के लिए नहीं चुकाए जाते, उसे दीर्घकालीन दायित्व कहते हैं, है ना। आपने किसी को ऋण दिया हुआ है ना, तो लंबे समय के लिए दिया, 2 साल, 4 साल, 5 साल। जो अल्प दायित्व मतलब अल्प समय, छोटे समय के लिए नहीं, दीर्घकालीन की बात कर रहे हैं, है ना। अल्प समय क्या होता है आपका? 1 साल के भीतर चुकाया जाए उसे अल्प समय कहते हैं। दीर्घकालीन समय के मतलब होता है कि आपने लंबे समय के लिए किसी को भी ऋण पत्र दिए हैं, है ना, या ऋण पत्र हो गया आपका, बंधक हो गया, है ना। दीर्घकालीन ऋण, आपने किसी को दीर्घकालीन लंबे समय के लिए जो ऋण दिया हो, ऋण का मतलब होता है उधार पैसा दिया आपने, है ना, वो दीर्घकालीन दायित्व की श्रेणी में आते हैं, उसे दीर्घकालीन दायित्व कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका आकस्मिक दायित्व। आकस्मिक दायित्व। आकस्मिक का मतलब क्या होता है? देखिए, आकस्मिक का मतलब है कि आपको पता भी नहीं रहता। ऐसे दायित्व होते हैं आकस्मिक दायित्व जो आपको पता नहीं। मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हो या ट्रक में आपने माल लोड किया हुआ है और आपको पता नहीं, मान लीजिए रास्ते में दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसे बोलते हैं आकस्मिक, कि आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है ना। घर से कोई व्यक्ति निकलता है बाइक पे और मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, उसे बोलते हैं आकस्मिक। इसके बारे में आपको कहा गया है कि ऐसे दायित्व जिनका उत्पन्न होना या न होना किसी संयोगिक घटना पर निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको बोला, जिसका निर्भर होना ना होना वो संयोगिक घटना पर निर्भर करता है, उसे आप आकस्मिक दायित्व कहते हैं। जैसे आपको पता नहीं रहता कि आगे चल के क्या होने वाला है ना। मान लीजिए किसी की कंपनी है, कंपनी में आग लग गया, आपको पता नहीं है, आकस्मिक दायित्व की श्रेणी में आते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय। देखिए, जितने भी मैं आपको स्मरणीय शब्दावली पढ़ा रहा हूँ, ये जितने भी वर्ड पढ़ा रहा हूँ, ये पूरे चैप्टर में आपको काम में आएंगे। आगे चल के आपको पूरे चैप्टर में आपको ये वर्ड मिलेंगे, ये शब्द मिलेंगे आपको। इसीलिए मैं स्मरणीय शब्दावली बता रहा हूँ आपको, और इसका परिचय यही है कि किसको क्या बोलते हैं, ये इसका परिचय है। पूंजीगत व्यय, आपके पास जो पूंजी है उसमें आपने क्या क्या खर्चे किए, क्या क्या व्यय किए हैं। स्थायी संपत्तियों को खरीदने में, उनकी वृद्धि में, उनके उत्पादन शक्ति बढ़ाने में किए जाने वाले व्यय। आपने क्या किया? पूंजी आपकी संपत्ति हो गई, है ना। पूंजी आपके पास मान लीजिए बिल्डिंग है, भवन है, फर्नीचर है, कार है, ये सब आपकी पूंजी है। आपने क्या किया कि जो आपके पास स्थायी संपत्ति है उसे खरीदने में, और आपके पास स्थायी संपत्ति खरीदने, मान लीजिए और संपत्ति आप चाहते हो और खरीदी आपने, है ना। स्थायी संपत्ति को खरीदने में, उनमें वृद्धि करने में, या अगर आपके पास में मान लीजिए कि 2 कार है, आपने और 1 कार खरीद ली, उसमें क्या करी आपने? वृद्धि कर ली, ठीक है। उसमें वृद्धि करने, उनका उत्पादन शक्ति बढ़ाने। अगर आपके पास फैक्ट्रीज है और आपके पास मान लीजिए पर डे 1 टन माल उत्पन्न होता है और आप चाहते हैं कि और बढ़ाया जाए, तो आप क्या करोगे? मशीनें खरीदोगे उसको उत्पादन बढ़ाने में, तो उसकी उत्पादन शक्ति बढ़ाने में, है ना। इनमें जो उत्पादन शक्ति बढ़ाने में किए जाने वाले व्यय, जितने भी आपने व्यय किए वो पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपका आगमगत व्यय। आगमगत व्यय। आगमगत व्यय। आगमगत व्यय व्यापार हेतु माल खरीदने, व्यापार का संचालन करने, विक्रय बढ़ाने, स्थायी संपत्ति को चालू रखने,
या उनकी कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए किए जाने वाले व्यय। ये काय में आते हैं, आगमगत व्यय आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में व्यापार हेतु माल खरीदा, आपने व्यापार कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने उसके लिए माल खरीदा। व्यापार का संचालन करने, उसका संचालन करने के लिए विक्रय बढ़ाने, विक्रय का मतलब होता है आप बेचना, है ना। विक्रय बढ़ाने, विक्रय का मतलब होता है बेचना। आपने माल बेचने के लिए और बढ़ा दिया उसको। स्थायी संपत्ति को चालू रखना, जो आपके पास स्थायी संपत्ति है, कोई सी भी मशीनरी हो, खराब नहीं हो, उसे चालू रखने के लिए जितने भी व्यय किए जाते हैं वो आगमगत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। असामान्य हानि, नेक्स्ट पॉइंट है आपका असामान्य हानि। असामान्य हानि किसी आकस्मिक घटना के फलस्वरूप होने वाली ऐसी हानि जो व्यापार के नियंत्रण के बाहर हो। कैसी हानि? किसी आकस्मिक घटना के फलस्वरूप होने वाली ऐसी हानि जो व्यापारी के नियंत्रण के बाहर हो, मतलब जो व्यापार के नियंत्रण, ऐसी आकस्मिक हानि जो व्यापारी के नियंत्रण के बाहर हो, आपके अपने नियंत्रण में नहीं, उसके बाहर हो, उसे आप क्या बोलते हैं? असामान्य हानि। जैसे मान लीजिए अग्नि से हानि, है ना, आग लग गई, ठीक, चोरी से हानि, बाढ़ से हानि, दुर्घटना से हानि, ये असामान्य हानि की श्रेणी में आती है। कौन कौन सी? जैसे मान लीजिए माल चोरी हो गया, आग लग गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बाढ़ आने से हानि हो गई, ये सब असामान्य हानि की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फर्म, नेक्स्ट पॉइंट आपका फर्म। फर्म का क्या मतलब हुआ? व्यापारिक इकाई। फर्म, जैसे मान लीजिए आपके पास में पहले से ऑलरेडी बहुत सारी फर्में चल रही है ना। मान लो थोड़ी देर के लिए आपके पास इंदौर में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। मान लो आपकी सबसे बड़ी कंपनी इंदौर में है ना, और आप चाहते हैं कि बिजनेस को, व्यापार को और बढ़ाया जाए, तो आप क्या करते हो? यूनिट खोलते हो, फर्म जिसे बोलते हो, फर्म खोलते हो, है ना। तो आपने मान लीजिए कहीं पर भी एक डाल दिया, खरगोन में यूनिट डाल दी, है ना, खरगोन, मान लो बड़वानी, कहीं पर भी आपने यूनिट डाल दी, इसे क्या बोलते हैं? फर्म। आप फर्म बढ़ाए जा रहे हो ना, एक फर्म दूसरी तीसरी से बोलते हैं फर्म। अलग अलग जगह स्थानों पर जहाँ बनाई जाती है। आगे आपका व्यावसायिक सौदे। व्यावसायिक सौदे मतलब आपने व्यापार में क्या क्या सौदे किए, क्या क्या लेन देन किए। सौदे का मतलब होता है लेन देन, इंग्लिश में ट्रांजैक्शन बोलते हैं। माल, सेवा या रुपये आदि के परस्पर लेन देन। आपने व्यावसायिक सौदे, कौन कौन से व्यावसायिक सौदे करते हो आप? ठीक, व्यावसायिक सौदे मतलब लेन देन भी करते हैं ना, कि आपने व्यापार में क्या लेन देन किए, लेन देन जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्या लेन देन किया आपने? जैसे माल, एक तो आपने माल का लेन देन किया, माल, सेवा या रुपयों के पारस्परिक लेन देन। आपने माल का, रुपये का या सेवा का आपने जो भी पारस्परिक लेन देन किया है तो व्यावसायिक सौदे के अंतर्गत आते हैं। या कि जितने भी स्मरणीय शब्दावली थे, है ना, सारे स्मरणीय शब्दावली मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। एक बार और आप अच्छे से पढ़ना, उससे नहीं समझ में आए पॉइंट को नोट करना और मुझे बताना, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको देखिए इसका प्रारंभिक दिया है, ठीक है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक व्यक्ति एवं संगठन की प्रत्येक गतिविधियों को चलाने में रुपये की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए पहले क्या, वर्तमान समय में, जो अभी का समय चल रहा है, अभी वर्तमान जिसे बोलते हैं आप, है ना, वर्तमान की बात करें तो जितने भी आपके पास में व्यावसायिक संगठन है या गैर व्यावसायिक व्यक्ति या संगठन की जितनी भी गतिविधियाँ होती है उनमें रुपयों को बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिगर पैसे, बिगर रुपये का आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। हमेशा आपने देखा होगा, आपकी अगर ज़रूरत भी है, आपको कुछ चीज़ लेना भी है ना, तो आपको रुपए की बहुत आवश्यकता होगी। तो आज के व्यापारिक युग में अगर आप देखे जाए तो जितने भी आप सौदे कर रहे हो, जितने भी गैर व्यापारिक संस्थाएं या संगठन है, जो भी है, उसमें क्या होता है? रुपयों का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिस कार्य में रुपयों का उपयोग होता है वहाँ रुपये मुद्रा का लेखा जोखा रखना आवश्यक होता है। जैसे सरल शब्दों में लेखांकन कहा जाता है। सरल शब्दों में क्या कहा जाता है? लेखांकन कहा जाता है। देखिए आज के युग में आप जो बिजनेस कर रहे हो, है ना, तो आप अपने माइंड में बहुत दिन तक उस चीज़ को, दिमाग में बहुत दिन तक उस चीज़ को रख नहीं सकते, है ना। उसके लिए क्या करते हैं? लेखांकन की बहुत आवश्यकता होती है। आपके अकाउंट, आपको खाते बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए आप हमेशा क्या करते हैं, किसी अब किराना दुकान नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, एक शादी कापी में भी, है ना, उस पर्टिकुलर किसी का नाम लिख दिया और वहीं पर उसने क्या क्या आइटम्स खरीदे हैं, है ना, उसका नाम लिख दिया और आइटम्स लिख दिए इतने इतना।
लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, वो अपने अकाउंट से अपने अकाउंट मेंटेन करती है ना। लेखांकन के द्वारा सारे जितने भी सौदे होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, वो लेखांकन के माध्यम से होते हैं। लेखांकन का अर्थ और इसकी परिभाषा आपको दे रखी है कि लेखांकन का क्या अर्थ है और क्या है। देखिए, लेखांकन सूचना प्रणाली की वह विधि है जो किसी संगठन की आर्थिक सूचनाओं की पहचान, मापना तथा संप्रेषण उन व्यक्तियों को कराती है जो उन सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल कर उसको उपयोग करना चाहते हैं। इसे ये लेखांकन का अर्थ हुआ। देखिए, लेखांकन का सीधी सी बात है, लेखांकन क्या करता है, सूचनाओं को पहचानता है, उसका मापन करता है, उसको मापता है ना, उसके बाद में उसे संप्रेषित करता है और उन व्यक्तियों से कराता है जो सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालकर उसको बेहतर परिणाम दे सके, उसे आप लेखांकन कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको दे रखी हुई है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अलग अलग मत है कि लेखांकन वित्तीय सूचनाओं को पहचाना, मापना, लिखना तथा संप्रेषित करना है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि लेखांकन वित्तीय सूचना को पहचानने का काम करता है, उसको मापने का काम करता है ना, उसके बाद उसे संप्रेषित कर उसे सही तरीके से उसको लिखता है, उसे आप संप्रेषित करता है ना, उसे क्या कहते हैं, लेखांकन कहते हैं। उसके बाद में देखिए, आपको लेखांकन प्रक्रिया की अवस्था दे रखी है। लेखांकन प्रक्रिया की अवस्था, लेखांकन प्रक्रिया की अवस्था, लेखांकन प्रक्रिया की अवस्था। लेखांकन प्रक्रिया कितनी अवस्थाएं होती है? लेखांकन प्रक्रिया की अवस्था 8 अवस्थाएं होती है। इसकी स्टेज कितनी होती है? 8। अगर आपको बात करें तो लेखांकन प्रक्रिया की अवस्था कितनी होती है? 8 अवस्था होती है। 8 अवस्था, कितनी अवस्था होती है? 8 अवस्था होती है ना। पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप इसके लर्न करेंगे इसे। सबसे पहले आपको दे रखा है व्यवसायिक लेन देन तथा घटनाओं की पहचान करना। जितने भी व्यवसायिक का मतलब होता है व्यापार, है ना, व्यवसाय। आप क्या व्यवसाय कर रहे हो, क्या व्यापार कर रहे हो। लेन देन तथा घटनाओं की पहचान करना, जितने भी आपने व्यवसायिक सौदे किए, लेन देन किए, उन घटनाओं की पहचान करना। फर्स्ट पॉइंट है आपका ये। देखिए, सर्वप्रथम यह पता लगाया जाता है कि क्रय विक्रय या लेन देन के पक्ष कौन से हैं, एवं इसका किन वस्तुओं तथा सेवाओं से इसका संबंध है। अर्थात सर्वप्रथम व्यवसाय में होने वाले लेन देन तथा घटनाओं की पहचान करना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम यह पता लगाया जाता है कि क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय 2 शब्द है। क्रय का मतलब होता है खरीदना, क्रय का मतलब होता है खरीदना, और विक्रय का मतलब होता है बेचना। कि आपने सर्वप्रथम यह पता लगाया जाता है कि आपने क्या खरीदा और क्या बेचा। ठीक है, आपने क्या खरीदा है और आपने क्या बेचा है, सबसे पहले यह पता लगाया जाता है। इन घटनाओं की पहचान करना और उसके बाद उसका लेन देन जो किया जाता है वो व्यावसायिक लेन देन की श्रेणी में आता है। सेकंड पॉइंट है आपका मापन, है ना। 8 अवस्था होती है। फर्स्ट पॉइंट था आपका व्यवसायिक सौदे, जो आपने क्या लेन देन किए हुए हैं। सेकंड पॉइंट में अगर आप बात करोगे, सेकंड पॉइंट आपका आता है मापन। सेकंड पॉइंट है आपका मापन। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कितनी मात्रा का लेन देन हुआ है और इस मात्रा का मूल्य उस देश में प्रचलित मुद्रा में कितना है। क्या इसमें क्या पता लगाया जाता है कि वस्तु एवं सेवाओं की कितनी मात्रा है का लेन देन हुआ है। सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि आपके पास वस्तुओं की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं एवं सेवाओं की कितनी आपके पास मात्रा है, कितनी मात्रा में आपने उसका लेन देन किया हुआ है, मतलब उन वस्तुओं को कितनी मात्रा में आपने बेच दिया है, उसका क्या क्या आपने लेन देन किया है, और उस वस्तु का किसी देश में क्या प्रचलन है, मतलब क्या प्रचलन है उसका, तो उसकी डिमांड है कि नहीं है। मान लीजिए कोई सी भी वस्तु आपके पास में है और मान लो उसका प्रचलन है कि नहीं, इसे मापन कहते हैं। प्रविष्टि करना, थर्ड पॉइंट है आपका प्रविष्टि करना। प्रविष्टि करना, प्रविष्टि का मतलब ये होता है कि आपको एंट्री करना, सीधी सी बात है ना। क्या एंट्री करना है? प्रविष्टि करना। व्यावसायिक लेन देनों या घटनाओं को पहचाना तथा मुद्रा में मापे गए लेन देनों को लेखिक उपयुक्त पुस्तकों में लिखना प्रविष्टि करना कहलाता
है, आपने क्या लेन देन किए, व्यापार में आपने क्या क्या लेन देन किए हुए हैं उसकी पहचान करना, तथा मुद्रा में मापे गए लेन देनों को, मुद्रा मतलब पैसे होते हैं, रुपए होते हैं ना, कि आपने उसे मुद्रा मतलब रुपयों में क्या लेन देन किए हुए हैं उसकी प्रविष्टि करना, उसे लिखना, उसकी एंट्री करना है कि आपने किस व्यक्ति को क्या दिया हुआ है, उससे क्या खरीदा हुआ है, आपने क्या बेचा हुआ है, उसकी प्रविष्टि करना, उसकी एंट्री करना। ये प्रविष्टि करना कहलाता है, इसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है, इस श्रेणी के अंतर्गत आता है ना। इसके बाद देखिए मैंने आपको बोला है कि लेखांकन प्रक्रिया की 8 अवस्था होती है, 3 अवस्थाएं मैंने आपको बता दी है। इसके जस्ट बाद आपको 1 by 1 4 वर्गीकरण करना है, आपको पढ़ना है, वर्गीकरण करना है, सारांश बनाना है, विश्लेषण करना है, निर्वचन करना है और संप्रेषित करना है। ये सारी 8 अवस्थाएं दे रखी है आपको, है ना। और आपको सिर्फ पढ़ना है और समझना है, आपको रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ उस चीज़ को उस पॉइंट को पढ़िए और समझिए कि क्या कहना है। और जो पॉइंट देखिए, अगर मान लो आपको विक्रय शब्द नहीं समझ में आता, मान लीजिए आपको विक्रय शब्द नहीं समझ में आया, क्रय शब्द नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा है कि जो पॉइंट आपको समझ में उस पर टिक कर लेना। जैसे विक्रय मीन्स क्या होता है, बेचना होता है, और क्रय मीन्स क्या होता है, खरीदना होता है। ये कॉमर्स की लैंग्वेज है, खरीदना होता है। जो पॉइंट नहीं आए तो पेंसिल से आप अपने बुक में टिक कर लो, ठीक है। तो जब टिक करने से आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, और जब भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो पर्टिकुलर आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो आपको ये 8 पॉइंट है, 3 पॉइंट मैंने समझा दिए, 5 पॉइंट आपको पढ़ना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे।